बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी पाकिस्तान, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज की ख़बरें आप थंबनेल पर पढ़ चुके होंगे, उन ख़बरों की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आप नाज़रीन की इजाज़त से जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से यौम आज़ादी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आज आपको सारे पाकिस्तान में सब्ज़ लाली परचम की बहार दिखाई दे रही होगी। पूरे मुल्क में सिर्फ़ एक ही बात की जा रही है और वो सिर्फ पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और आज आपको पाकिस्तान की आवाम में एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला, वतन के साथ ये मोहब्बत आपको साल के बाकी दिनों में दिखाई नहीं देती। अगर साल के बाकी दिनों में हमारी वतन के साथ यही मोहब्बत हो, यही जोश हो, यही जज्बा हो, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल जो है वो तय ना कर पाए। अगर आप थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो हर दौर से पाकिस्तान जो है वो आजमाइशों से भी गुज़रा है, पाकिस्तान इम्तिहानों से भी गुज़रा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ा है। आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। और उसके अलावा अगर OIC की बात की जाए तो OIC की जो कंपोजिशन है वो भी पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि जितने भी OIC के मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें कोई भी जो है वो एटमी ताकत का हामिल नहीं है। तो पाकिस्तान के बगैर OIC की कंपोजिशन भी मुकम्मल नहीं होती। और अगर हम यही जोश और जज्बा दिखाएं तो पाकिस्तान को आगे लेकर चलें तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो यौम आज़ादी के हवाले से ऐवान सदर में तकरीब हुई, उसमें ख़िताब करते हुए आरिफ अलवी साहब का ये कहना था कि हम अगर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर लें तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के ममालिक का रहनुमा बन सकता है। और ये नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमत का किरदार नहीं है, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो या किसी और सियासी जमात की हुकूमत हो। कोई भी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की मईशत को ख़ुद से जो है वो बेहतर नहीं कर सकती। इसमें अवाम का साथ होना, अवाम का तावन होना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ पाकिस्तान की अवाम अपने हक़ की बात करती है तो उन्हें अपने फ़राइज़ अवाम अगर अपने फ़राइज़ को समझें और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर पाए। तो मेरे ख़्याल से इस हवाले से हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी की बात करेंगे, जिसकी एक बात की वजह से आज आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, चाहे पूरी पीपल्स पार्टी की जमात हो, आपको वो आग बगोला दिखाई देगी। आज सिंध में आपको चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अवाम की चीखों की नहीं, पीपल्स पार्टी की चीखों की मैं बात कर रहा हूँ। अवाम तो पहले ही चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मुश्किलात हैं, उन्हें हल नहीं किया जाता। जो कप्तान के जो खिलाड़ी हैं खालिद जावेद खान साहब, उनके जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट दिया गया था। पहले तो अदालत ने उनसे सवाल पूछा था कि जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची के मुश्किलात हैं, इस पर वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, वफाकी हुकूमत क्या करना चाहती है। तो खालिद जावेद खान साहब ने जो जवाब दिया था वो आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था। उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं, पहलू हैं, उन पर गौर कर रही है। उनका ये अदालत के सवाल पर जवाब देना था कि ये बात जो है वो नागवार गुजरी पीपल्स पार्टी को भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी और आसिफ अली ज़रदारी को भी। और इसके बाद जो है एक तूफ़ान जो है वो बरपा है। आपको कल पार्लियामेंट में सेनेट के इजलास में भी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे मौला बख्श चांडी और रज़ा रब्बानी साहब, उनके जानिब से एहतजाज किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों दी, और ये मुतालबा किया गया कि अटॉर्नी जनरल को यहाँ सेनेट के इजलास में बुलाया जाए और उनके स्टेटमेंट के हवाले से उनसे जवाब तलब किया जाए। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी का जो 2008 से लेके 2013 के दौरान जो सिंध में हुकूमत थी, उसमें जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो खालिद जावेद खान साहब थे। खालिद जावेद खान साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, उनकी सियासी जमात में शामिल रहे, पीपल्स पार्टी के लिए उनकी खिदमत हैं। लेकिन ये सब जानते हैं, पीपल्स पार्टी भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि खालिद जावेद खान साहब जब भी बात करते हैं वो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किसी जगह ऐसा नहीं कहा था कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती है, वहाँ पर गवर्नर राज लगाना चाहती है, या आर्टिकल 149 के इतलाक़ की भी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ आइनी और कानूनी ऑप्शंस की बात की थी। लेकिन नाज़रीन, अगर थोड़ा सा सिंध के हवाले से मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आप तैयब उर्दुगान को निकाल के देखें, उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखें, जब वो इस्तांबुल के मेयर बने थे तो अपने उस टेन्योर के दौरान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने जो इस्तांबुल का नक्शा था वो बदल के रख दिया था। और उसके बाद आवाम ने उन पर
इतना एतमाद किया कि उन्हें अपने तुर्की का वज़ीर आज़म बनाया, फिर तुर्की का सदर बना लिया गया, लेकिन उन्होंने हर दौर में जो है वो आवाम के सामने डिलीवर किया। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखें, 2008 से मुसलसल जो है वो सिंध में इक़्तिदार में है, कराची उनके पास है, लेकिन सिंध की आवाम की हालत नहीं बदली, थर की हालत नहीं बदली, अंदरून सिंध की हालत नहीं बदली। और आप बिलखसूस कराची को अगर आप देख लें, कराची में भी आपको कोई तरक्की होती हुई नज़र नहीं आती। आज भी जो कराची की सूरत हाल है वो आपके सामने है। वहाँ जोहड़ बन जाते हैं, बारिश होती है तो पानी की निकासी नहीं होती, मतलब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। जबकि 12 सालों से पीपल्स पार्टी के वहाँ पर हुकूमत है। अगर सही मायनों में सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में काम करती तो आज शायद सिंध का नक्शा बदला होता। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता सूबा होता, सबसे आगे सूबा जो है वो सिंध का होता। लेकिन कोई कारकर्दगी सिंध की दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वफाक की जानिब से, किसी सियासी जमात की जानिब से सिंध के मसाइल की बात की जाती है, बिलखसूस कराची की मुश्किलात की बात की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का पारा चढ़ जाता है। पीपल्स पार्टी जो है वो आग बगोला हो जाती है कि सिंध के हवाले से क्यों बात की गई है। अब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप बिलावल भुट्टो जरदारी का निकाल के देख लें, रज़ा रब्बानी का निकाल के देख लें, मौला बख्श चांडिया को निकाल के देख लें, उसमें ये कहा गया है कि ये सिंध को तकसीम करने की साजिश है। 18वीं तरमीम को ये रोल बैक करना चाहते हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कराची को सिंध से अलहदा किया गया, ये तकसीम की गई, तो हम इसे सिंध की धरती पर जो है वो हमला तस्वर करेंगे। एक तरफ इनकी ये हालत है, लेकिन सिंध की हालत को बदलने के लिए, उसकी तरक्की के लिए अगर कोशिशें देखें तो वो ना होने के बराबर है। तो ये नाज़रीन हमारा पहला टॉपिक था, इस पर फ़ैसला आप ख़ुद करें। अब हम बात कर लेते हैं जो GIDC के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला सुनाया था। फ़ैसला हम आपको बता चुके हैं, उसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आज सिर्फ इतनी बात करनी है कि कल जो फ़ैसला डिटेल नहीं आया था, हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इस डिटेल फ़ैसला आने के बाद एक चीज़ देखी गई है कि इस फ़ैसले में जहाँ अदालत ने हुकूमत को ये जो कंपनी माफिया था, जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ थी, उनसे 417 अरब रुपये वसूल करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन वहाँ ये भी देखा गया कि इस अदालती फ़ैसले के ज़रिए वो तमाम कंपनी माफिया को अरबों रुपए का रिलीफ भी मिला है। सालों तक ये रकम जो है वो आवाम से वसूल की जाती रही GIDC की मद में, और 700 अरब से ज़्यादा की रकम जो इकट्ठी हो गई। 295 अरब इन्होंने हुकूमत को अदा कर दिए थे, लेकिन 417 अरब जो है वो इन कंपनियों के पास रहते थे, और फिर ये मामला अदालतों में चला गया। तो तकरीबन 4 से 5 सालों तक ये रकम उन कंपनीज़ ने अपने पास रखी, अपने पास इस्तेमाल की। लेकिन कल का जो अदालती फ़ैसला आया, तो इससे मुझे लगता है कि जहाँ हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ मिला है, जहाँ हुकूमत ये समझती थी कि शायद अदालत से फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा, इस फ़ैसले में एक कमी नज़र आ रही है। वो कमी ये नज़र आ रही है कि जितने सालों तक ये पैसा जो है वो कंपनियों की जानिब से इस्तेमाल किया गया, अपने पास रखा गया, हुकूमत के हवाले नहीं किया गया, इनसे इंटरेस्ट जो है वो भी वसूल किया जाना चाहिए था। मलिक रियाज साहब का मुकदमा आपके सामने है, जो कराची के बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक था। उसमें जो 7 सालों में पैसा वसूल होना है, उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस पैसे के साथ अदालत जो है वो इंटरेस्ट रेट भी वसूल करेगी। मकसद सिर्फ पैसा 460 अरब नहीं, इसके साथ साथ जब तक ये पैसा पेंडिंग पड़ा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो इंस्टॉलमेंट जमा होगी बहरिया टाउन, उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में राइज होगा, उसके मुताबिक जो है इस पर सूद भी अदा करेगी। लेकिन इस फैसले में अगर देखा जाए 4 साल या 5 साल तक ये रकम कंपनियों ने अपने पास रखी है, तो तकरीबन अगर 417 अरब थे तो ये बढ़कर तकरीबन 600, 650, 700 अरब की रकम बनती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इनसे सिर्फ यही रकम वसूल करें, और 2 सालों में इंस्टॉलमेंट के साथ ये रकम वसूल की जानी चाहिए। चलें, पिछले सूद को अगर माफ़ कर दिया जाता, कम से कम इतनी गुंजाइश रख देते कि 2 सालों में जो रकम वसूल की जानी है, उन 2 सालों के दौरान कम से कम इन कंपनियों से जो है वो इस पैसे पर 417 अरब के हवाले से जो है वो सूद लाजमी जो है वो करार दिया जाता कि इस पर जो इंटरेस्ट रेट बनता है उस हवाले से पेमेंट जो है वो की जाए। लेकिन हमको ये तमाम चीज़ें दिखाई नहीं देती, इस फैसले में ये चीज़ मिसिंग है। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी हैं नदीम बाबर साहब, कल मैंने TV पर उनका एक स्टेटमेंट देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन 295 अरब तो पिछली हुकूमत ने वसूल कर लिए थे। अब वो 295 अरब हमारे पास नक़द में मौजूद नहीं है, अकाउंट में मौजूद नहीं है। मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रही थी किस किस्म की जस्टिफिकेशन वो दे रहे थे। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अच्छा भी कह रहे थे, उस पर दबे अल्फाज से तनकीद भी कर रहे थे, और शायद ये कहना चाह रहे थे कि 295 अरब तो हमें नहीं मिलेंगे, पिछली हुकूमत खर्च कर गई है। उनसे ये सवाल होना चाहिए था जब कामरान खान के शो में वो बैठे थे कि आप ये बताएं कि जब आप इन कंपनियों को 207 अरब रुपये माफ़ कर रहे थे, तो वो 7 अरब अगर आप माफ़ कर देते
तब भी ये 295 आपके पास अकाउंट में मौजूद नहीं थे। उस सूरत में भी ये पैसे जो है वो पिछली हुकूमत किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, किसी और मद में, किसी और हेड में खर्च कर चुकी थी। आज जब ये फ़ैसला आपके हक़ में आया है, हुकूमत के हक़ में आया है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि फ़ैसला कबूल भी है, फ़ैसला कबूल भी नहीं है। उसकी एक्चुअल वजह यह है कि नदीम बाबर साहब के अपनी जो है वो पावर प्लांट है और वो इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी भी हैं, लेकिन जो मफादात का टकराव है वो भी हमारे सामने है। तो उनके लिए फ़ैसला काबिल कबूल इस तरह से नहीं था, क्योंकि उस फैसले के बाद उन्हें भी हुकूमत पाकिस्तान को GIDC की मद में गालबन कुछ पेमेंट जो है वो अदा करनी है। अब हम मौलाना फजल रहमान की जो आखिरी खबर है उस पर बड़ी क्विकली से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तो ये पेशकश की है कि FATF के हवाले से हुकूमत जो कानून साजी करती है उसमें सिर्फ 2 सियासी जमातों को मुंतखब करके बुला लिया जाता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को, लेकिन MMA को, जमात इस्लामी को और जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं बुलाया जाता। तो अगर ये जमहूरियत की बात है, FATF की बात है, मुल्की मफाद की बात है, तो तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाना चाहिए और ये जमहूरियत की नफ़ी है जो हुकूमत कर रही है। और दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप इस किस्म की कोई कानून साजी कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, तो अगर हमें भी बुलाया जाएगा तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। इससे पहले मुख्तलिफ जो कायमा कमेटियाँ वो नेशनल असम्बली की हों या सेनेट की हो, हमने देखा है कि JIU के अरकान जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, हुकूमती अरकान भी मौजूद होते हैं, नून लीग के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर बैठकर गपशप भी करते हैं, एक दूसरे के जो ओपिनियंस होती हैं वो भी सुनते हैं, जो राय होते हैं वो भी सुनते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। लेकिन कल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और बात की, शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम से, मौलाना फजल रहमान से माजरत कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन आज भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और समझते हैं मौलाना फजल रहमान की ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ हो, ये धोखा देती हैं, ये पेट पीछे जो है वो छुरा घोंपती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तय पाया था कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी, उससे पहले रहबर कमेटी का इजलास होगा, लेकिन ईद के फ़ौरी बाद जो है रहबर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और इन दोनों सियासी जमातों ने हुकूमत के साथ जाके मुज़ाकरात किए और FATF के जो कवानीन थे उन्हें बड़ी जल्दी से मंजूर करा लिया गया। तो हमारे जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो हम APC नहीं बुलाएंगे, जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे तब APC जो है मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बुला ली जाएगी। ये मौलाना फजल रहमान की बात है, लेकिन अगर हम ये बात करें, खुद से अगर ये बात करें, तो हमारे जो नाजरीन में से कुछ जिनका पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत है, याराना है, पीपल्स पार्टी के साथ है, उनकी वाबस्तगी है, तो वो खफा हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि हम बाइस्ड हैं, किसी एक साइड की बात करते हैं। भैया आज मौलाना फजल रहमान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मसलहतों का शिकार है, मुनाफ़क़त का शिकार है, वो किसी तरह से भी कैंपेन नहीं चलाना चाहती, वो उनकी अपनी मुश्किलात हैं, वो चाहते हैं कि बस हमारे मुकदमात ख़त्म हो जाएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिल जाए और हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करे, कोई परवाह नहीं है। आप पीपल्स पार्टी को देखें, वो कहते हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म नहीं होना चाहिए, नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और अगर नून लीग की बात आप निकालेंगे तो वो कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब उन्हें बुलाते हैं कि आए इस मामले पर बैठ के कोई कट करें, कोई बैठ कर कोई चीज़ तय करें, तो ये जमातें उनसे दूर हो जाती हैं। तो इन्हें अपने कौल व फ़ेल में जो तज़ाद है उसे दूर करना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान सही बात कर रहे हैं कि ये सियासी जमातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो है वो मौका परस्त हैं, मौके से फ़ायदा उठाती हैं और जब इन्हें ज़रूरत होती है तो हमारे पास आ जाती हैं, हुकूमत के साथ भी बैठ जाती हैं, कंसेशन भी हासिल कर लेती हैं। लेकिन जब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें थीं। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में कुछ और नई ख़बरों के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वकला बरादरी और अदलिया के दरमियान भी हमें लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में तसादम होने वाला है, उस पर भी अगली एक बड़ी मुफस्सल वीडियो करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।